हेलो, गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम समझेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन के बारे में। इसमें कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, कैसे इसमें प्रोसेस होता है, किस तरीके से आपका फूड है वो कम्प्लीटली आपका ओरल से लेकर आपका जो एनस है उस रूट में आपका जो एलिमेंट्री कैनल होती है इसमें कैसे इसका डाइजेशन होता है उसके बारे में हम आज यहाँ पर जानेंगे। कौन कौन सी प्रोसेस इसके अंदर होती है, कौन कौन सी ग्लैंड होती है, एसेसरी ग्लैंड, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो उसमें हेल्पफुल करते हैं, कौन सा जूस हो गया, कौन सा एंजाइम हो गया, कौन से केमिकल्स होते हैं जिसका इसमें क्रूशियल और एक इसेंशियल रोल होता है आपके फूड को इंजेस्ट करने से देन इंजेस्ट करने के बाद डाइजेस्ट करने में किस किस का इसमें आपका इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो ये सारे टॉपिक के बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओवरऑल इसके बारे में हम समझने वाले हैं, राइट। तो यदि बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका स्टार्ट हो जाता है कंप्लीट आपका ऑर्गन को इंक्लूड करके कॉम्प्लेक्स और एक नेटवर्क बनाता है, जैसे कि आपका माउथ हो गया, टीथ हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, आपका पैरेटिड ग्लैंड हो गया, है ना। तो ये सारी ग्लैंड मिला के आपका स्टार्ट हो जाता है टंग से, आपके टीथ से और आपके एनस तक जाकर के खत्म होता है। ये पूरे ट्रैक को हम क्या बोलते हैं, जीआई ट्रैक है, एलिमेंट्री कैनल, राइट। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनल और जीआई ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, राइट। तो ये क्या होता है, एक पाथवे होता है, एक रास्ता होता है। सबसे थर्ड लार्जेस्ट होता है और लॉन्गेस्ट होता है हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी में। फर्स्ट आपका होता है वेस्कुलर सिस्टम और सेकंड होता है आपका नर्वस सिस्टम। उसके बाद जो आपका थर्ड आता है, थर्ड लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट सिस्टम होता है इन द ह्यूमन बॉडी। इसका ओवरऑल फंक्शन होता है, आप जो भी फूड ले रहे हो, न्यूट्रिएंट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, उनसे जो भी पोषक तत्व निकल रहे हैं, जो भी न्यूट्रिएंट निकल रहे हैं, उनको उनका जो आपका कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है उसका ब्रेक डाउन करके उनको बारीक पार्टिकल्स में बनाना, बारीक पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के बाद जो प्रोटीन हो गया, एंजाइम हो गया, मिनरल्स हो गया, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, इन सब का डाइजेशन करना, डाइजेशन के बाद इनको एब्जॉर्ब करना और इनको एनर्जी के फॉर्म में क्या करना, कन्वर्ट करना, राइट। जो भी आप फूड से न्यूट्रिएंट ले रहे हैं उनको एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करना और आपके सेल्स की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, टेयर और वेयर हो रहे हैं तो उनकी रिपेयरमेंट के लिए भी ये हेल्पफुल होते हैं, आपके इसेंशियल होते हैं आपके न्यूट्रिएंट। तो ये आपको कहाँ से मिलते हैं, आप जो भी इनटेक लेते हैं उससे आपको मिलते हैं और ये आपके ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद आपकी पूरी बॉडी के ऑर्गन से आपकी ग्रोथ के लिए, फंक्शन के लिए ये इसेंशियल होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। तो अदर सिस्टम के जैसे आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका जीआई सिस्टम भी, आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इजी है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, पर इसके साथ साथ इसमें एसेसरी ऑर्गन्स आ जाते हैं, ग्लैंड भी आ जाते हैं। इसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है स्टूडेंट को, क्योंकि इसमें जैसे ऑर्गन आ गया, आपका पैनक्रियास आ गया, लीवर आ गया, गॉल ब्लैडर आ गया, तो ये तो हम ग्लैंड वाले सिस्टम में अलग पढ़ने ही वाले हैं, तो इसमें हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, ना ही हम किसी जूस और जो एंजाइम के बारे में, मेटाबॉलिज्म हो गया ना, एनाबॉलिज्म हो गया, कैटाबॉलिज्म हो गया, प्रोटीन का ब्रेकडाउन, फिर आपका एंजाइम का कैसे, प्रोटीन का कैसे हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है, उस पर इतना फोकस नहीं करके हम आज के लेक्चर में जो इसका हमारा मेन पर्पस रहेगा कि भाई हम इस पे फोकस करें आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका मेन रोल क्या होता है, मेन पर्पस क्या होता है, कैसे केमिकल और फिजियोलॉजिकल लेवल पर आपका डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, राइट। तो ये टॉपिक के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे, मेन फोकस हमारा ये रहेगा। बाकी के अलग जो सिस्टम आएंगे उसमें आप ग्लैंड के बारे में भी पढ़ोगे, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के बारे में भी पढ़ोगे, बहुत सारी चीज़ें आप अलग चैप्टर में, हम यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो हम देखेंगे डाइजेस्टिव ट्रैक आपका एलिमेंट्री कैनल जो कि आपका माउथ से स्टार्ट हो जाता है। जस्ट मिनट, अब स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ से। माउथ में जैसे आपके दांत आ जाते हैं, आपकी टीथ हो गई, आपकी सलाइवरी ग्लैंड हो गई, आपकी पैरेटिड ग्लैंड हो गई ना, आपकी बक्कल कैविटी हो गई, म्यूकोसा हो गई, ये सारी चीजें आपकी उसमें आती है डाइजेस्टिव ट्रैक में। अब जैसे आपने कोई भी फूड लिया तो फूड को क्या करते हैं, पार्टिकल्स में उसको, हार्ड सब्सटेंस को उसको सॉफ्ट में कन्वर्ट करना, उसको क्रश करना, उसको पतले पतले उसमें करना, इसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, मतलब छोटे छोटे पार्ट में उसको ब्रेक डाउन कर देना, राइट।
उसका ब्रेक डाउन करना हार्ड सब्सटेंस का, है ना। सॉफ्ट को क्या करना, कॉम्प्लेक्स का ब्रेक डाउन करना आपके सॉफ्ट में, उसको बारीक कर देना। अब इसमें फंक्शन क्या होता है, इसमें आपका डाइजेशन होता है, किस किस का, आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, ये सारी चीज़ों का इसमें क्या होता है, डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, जो आपका वसा होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, ये सब का आपका डाइजेशन होता है। किसका आपका डाइजेशन नहीं होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन तक की यदि हम बात करें तो किसका, वाटर का नहीं होता है, विटामिन का नहीं होता है, मिनरल्स का नहीं होता है, ये सारी चीजें क्या करते हैं, डाइजेस्ट नहीं होती। इनका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। कहाँ पर होता है, आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, आपकी बड़ी आंत होती है, उसके अंदर होता है, राइट। आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इनका डाइजेशन नहीं होता है, इनका सिर्फ एब्जॉर्ब होता है, जो कि आपकी इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब करती है। कौन सी इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, राइट। डाइजेशन क्या है आपका, एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। क्या है, एक फिजिकल भी है, दूसरा केमिकल्स भी, कुछ एंजाइम, कुछ हार्मोन का भी सीक्रेट होता है, जिससे जो भी आपके हेल्पफुल होते हैं डाइजेशन में। तो हम इसको कह सकते हैं कि इट इज द फिजियोकेमिकल प्रोसेस, राइट। फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। मेन फंक्शन ऑफ डाइजेशन इज कन्वर्ट न्यूट्रिएंट इनटू एनर्जी। मेन फंक्शन क्या होता है, जो भी आपके न्यूट्रिएंट है, जो भी आप फूड सब्सटेंस ले रहे हो, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना, राइट। आपने जो लिया, प्रोटीन हो गया, विटामिन, मिनरल, व्हाटएवर जो भी चीजें आपने लिया, अब उनको क्या करना है, एटीपी के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में, जैसे ग्लूकोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, उसको कन्वर्ट करके स्टोर करना आपके सेल्स में, जो कि आपकी ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट होती है आपके सेल्स के ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, लेवल फंक्शनिंग के लिए, राइट। तो ये इसका बेसिक फंक्शन होता है। अब जीआई ट्रैक आपका, दिस इज द pathway through food travel and process. It include the mouth, pharynx, esophagus, stomach, intestine, duodenum, ileum and large intestine, cecum, colon and rectum. अब जीआई ट्रैक में क्या क्या आ जाता है, आपका माउथ से स्टार्ट हुआ, माउथ से स्टार्ट होने के बाद आपका माउथ में जैसे आपका ग्लैंड हो गई, जैसे आपका सलाइवरी ग्लैंड हो गई, पैरेटिड ग्लैंड हो गई, टंग हो गया, है ना, ये सारी चीज आ जाती है। उसके बाद फिर आ जाती है आपकी ईसोफेगस। ईसोफेगस को हम क्या बोलते हैं, ग्रास नलिका, है ना, ग्रास नलिका या फूड पाइप, यहाँ से यहाँ तक की जो है वो ईसोफेगस है। अब ईसोफेगस में खाना, आपका जो फूड है वो डाइजेस्ट नहीं होता है। आपका फूड जो सेमी सॉलिड फॉर्म में हो गया है, आपका लिक्विड में हो गया है, तो इसका काम होता है सिर्फ उसको आगे की तरफ फॉरवर्ड करना। उसको एक पासवे होता है ना, पासेस वे होता है, जो कि उसको प्रोपेल करता है नीचे की तरफ, है ना। अब यहाँ से आप कोई भी पाइपलाइन में से कोई भी चीज डालोगे तो वो गिर के किधर आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो उसके पहले क्या करता है, इसमें लार आपकी मिक्स हुई, जो आपकी लार ग्रंथि होती है, सलाइवा आपका लार मिक्स हुआ, और इसमें म्यूकस सीक्रेट होता है, वो हो गया। पैराटिड ग्लैंड आपका म्यूकस सीक्रेट करती है, वो हो गए। आपका म्यूकस हो गया, थूक हो गया। तो ये सारी चीजें आपके खाने में मिक्स होती है, तो उसको यह क्या करती, सेमी सॉलिड कर देती है ना, उसको गीला कर देती। तो वो यहाँ से आ जाता है आपका खाना, ये नली से स्टोमक में, राइट। इसमें डाइजेशन का काम नहीं होता, इसका काम होता है सिर्फ आपके फूड को पास करने का। ये एक ट्यूब होती है, एक नली होती है, ग्रास नली का, जो फूड को पास करती है ना। तो इसको बोलते हैं ईसोफेगस। अब इसके जैसे एक सेम नली और होती है, श्वास नली, जिसको हम बोलते हैं ट्रेकिया, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रेकिया। इसकी जो अप्रोक्स लंबाई होती है वो 15 से 20 सेंटीमीटर की होती है, 15 सेंटीमीटर, राइट। तो ट्रेकिया क्या होता है, आपका बाइंड पाइप होता है, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। जो आपकी श्वास नली का होती है, ये आपकी ग्रास नली का होती है। अब उसके बाद नीचे की ओर आएंगे तो फिर आपका आ जाता है स्टोमक, है ना। हिंदी में हम वो इसको बोलते हैं अमाशय। अंदर का जो स्ट्रक्चर होती है उसको अमाशय, और जो बाहर का होता है वो हमारा उदर, है ना, उदर, पेट को, है। तो हम जनरली पेट बोलते हैं ना, पेट नॉर्मल वर्ड में हम पेट बोलते हैं। जो कि अंदर का होता है उसको हम नॉर्मल हिंदी में अमाशय बोलेंगे, और जो बाहर का रहता है वो हो गया हमारा उदर, है ना। जैसे हम बोलते हैं गणेश जी को लंबोदर, लंबा है उदर, मतलब उनका पेट बहुत बड़ा है, लंबोदर, है ना। तो बाहर का जो होता है चर्बी जो होती है, फैट, उसको हम क्या बोलते हैं, उदर। और जो अंदर का जो रहता है, जहाँ पर फूड का स्टोरेज होता है, वो होता है अपना स्टोमक, या हिंदी में बोलेंगे हम अमाशय। अब ये अमाशय के भी अलग अलग 3 इसके पार्ट होते हैं, और सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है वो होता है आपका इस साइड का, जो एक नोच दिख रही होगी, इसको हम कार्डिया या कार्डियक नोच बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इधर हार्ट रहता है, इसकी वजह से इसका नाम यहाँ पर कार्डियक नोच पड़ा, राइट।
उसके ऊपर का जो पार्ट होता है वो होता है यहाँ का ये पार्ट फंडस, बीच का जो पार्ट होता है बॉडी, और नीचे का पार्ट होता है पाइलोरस। अब ये पार्ट में भी स्पिंटर होते हैं, मतलब ओपनिंग होती है माउथ, ऊपर की तरफ का जो ओपनिंग होता है वो इसोफेजियल स्पिंटर होता है, नीचे का जो रहता है पाइलोरस स्पिंटर रहता है, राइट। अब ये क्या रहता है, यहाँ पर आपका फूड आके स्टोर होता है टेम्परेरी बेसिस पे, लगभग आपका यहाँ पर 4 घंटे के आसपास यहाँ पर आपका फूड स्टोरेज रहता है, राइट। अब स्टोरेज रहता है, अब इसमें अलग अलग मेम्ब्रेन होती है, इसमें म्यूकस का सीक्रेट होता है, कुछ ग्लैंड पाई जाती है जो अपना सीक्रेट करती है। तो जो सीक्रेशन होता है, जो म्यूकस होता है, उस वो क्या करता है, डाइजेशन में आपके हेल्पफुल होता है, आपके फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। सिर्फ यहाँ पर डाइजेस्ट होता है, पूरी तरीके से नहीं होता, पार्शियल यहाँ पर डाइजेस्टिव जो एंजाइम है वो इसमें इंक्लूड होते हैं, इसको क्या करते हैं, काइम में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद ये आगे जाता है तो फिर ये आपका काइम बन जाता है ना। अब ये क्या, और इसका डेल्यूटेशन हो रहा है, मतलब इसका मिक्सिंग चल रही है, कुल मिला के मूवमेंट होना और मिक्सिंग करना, है ना। अब जैसे ये थोड़ा सा नीचे आता है, तो इसके तो ये पार्ट हो गए। अब जैसे ही थोड़े से हम नीचे आएंगे, स्टोमक में क्या रहता है, टेम्परेरी बेसिस पे मैंने बताया स्टोरेज रहता है 4 घंटे के लिए लगभग। और कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे ही जस्ट हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद हमने 1 गिलास 2 गिलास बढ़िया ठंडा ठंडा पानी पी लिया, राइट। तो इससे होता क्या है, कभी भी खाना खाने के जस्ट बाद हमको पानी नहीं पीना चाहिए, कम से कम 45 मिनट के बाद ही हमको पानी लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टोमक में आपका फूड जाके स्टोरेज होता है, वहाँ पर उसमें एंजाइम मिलते हैं, रेनिन हो गया, पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, हाइपोक्लोराइड हो गया ना, HCl हो गया। तो ये सारे एंजाइम वहाँ पर जाके मिक्स होते हैं, म्यूकस मिक्स हो रहा है, कुछ सिक्रेटन हो रहा है, सिक्रेशन, तो ये क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट, उसको काइम में कन्वर्ट करते हैं, उसको डाइल्यूट करने के बाद। पर हमने जैसे ही पानी ले लिया, तो हमने पानी ले लिया, अब यहाँ पर आपका फूड था, आपने कुछ भी खाया और यहाँ पर आपका फूड था और आपने ऊपर से पानी ले लिया, बढ़िया गटागट गट गट करके पी गए 2-4 गिलास पानी, तो ये फूड आपका यहाँ से सीधा आ गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब यहाँ पर उसको डाइजेस्ट होने के लिए टाइम ही नहीं बचा, और उसमें म्यूकस का मिक्स हो रहा था, वो भी नहीं हो पाया, और आपने उल्टा ठंडा ठंडा पानी पी लिया, तो इसकी वजह से आपको इंडाइजेशन भी हो जाता है। तो कभी भी हमको 45 मिनट के आफ्टर ही पानी पीना चाहिए मिनिमम। वैसे तो फिर आप 2 घंटे भी ले सकते हो, 1.5 घंटे भी ले सकते हो, राइट। और खाना खाते खाते तो और खाते समय पानी पीना बेकार है, राइट। ये हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। तो इसके अलग अलग हमने यहाँ पर पार्ट की बात करी। फिर इसके हम थोड़े से नीचे आ जाएंगे, इसका ड्यूडेनम, और ये क्या होता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में डिवाइड हो जाता है, जिसके भी अलग अलग पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। जैसे हमने स्टोमक के भी 3 पार्ट देखे, 4, ऐसे ही आपके स्मॉल इंटेस्टाइन भी होती है, जो भी आपकी ट्यूब होती है आगे ऐसी जिगजैग होती है, यहाँ पर ये दिख रही होगी। तो ये ट्यूब आपकी कैनोल नली आगे की तरफ जाती है, जो ड्यूडेनम होती है, ज्यूजेनम और इलियम। इसके भी 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम और इलियम। कौन कौन सा? ड्यूडेनम, ज्यूजेनम और इलियम, लार्ज इंटेस्टाइन में बनने से पहले, राइट। तो अब इसमें होता है क्या है, इसके भी अलग अलग पार्ट होते हैं। अब जो इसका ड्यूडेनम पार्ट होता है, उसके ऊपर से क्या होता है, यहाँ से आपका लीवर रहता है एक साइड, और दूसरी तरफ आपका पेनक्रियास रहता है। तो लीवर के अंदर होता है आपका गॉल ब्लैडर, लीवर और पेनक्रियास। पेनक्रियास से और लीवर से आपका बाइल जूस आते हैं, जिसको हम जठर ग्रंथि बोलते हैं ना, जठर जूस है ना, हिंदी में जठर ग्रंथि है, जठर जूस, बाइल को है ना, बाइल डक्ट। तो बाइल डक्ट होती है, बाइल डक्ट से आपका बाइल जूस आते हैं, जैसे कि आपका HCl हो गया, रेनोन हो गया, पेप्सिन हो गया, बिलरुबिन हो गया। ये सारी चीज़ें क्या होती है, उसमें सीक्रेट होती है, जो फर्दर बैक्टीरिया वायरस को किल करने में, आपके खाने को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करती है, और डाइजेशन में। कई बार क्या होता है, जैसे हम कुछ भी हड्डी मांस चबा रहे हैं ना, मुर्गा चबा रहे हैं, उसका हड्डी भी चला जाता है, कभी कंकड़ पत्थर हमने चबा लिया और आ गया, तो हम कई बार तो क्या करते, खाने को निकाल के देखते, थूक देते हैं उसको, जब वो खाना रहता है। और कभी कभी कुछ बढ़िया खा रहे थे, हमने चबा के खा गए, तो वो जाता है हमारे सीधा स्टोमक में। वो इतना आसान नहीं होता उसको पचाने के लिए। अब भाई कोई भी हार्ड चीज़ खाई हमने, तो अब उसको तो पाचन तो करना पड़ेगा ना। तो वो कैसे पाचन होता है, तो उसमें क्या रहता है, सीक्रेट होता है आपका हाइपोक्लोराइड। हाइपोक्लोराइड बहुत ही डेंजरस होता है। नॉर्मली यदि हम उसको आए और हम खा लें तो स्किन को जलाता है, वो बर्न करता है ना।
तो हाइपोक्लोराइड पर अंदर क्यों नहीं करता, अब आप पूछोगे कि सर अंदर क्यों नहीं बर्न कर रहा है जब इतना खतरनाक होता है कि भाई वो जो भी आप केमिकल ले रहे हैं, बैक्टीरिया वायरस हड्डी खा रहे हैं उसको भी गला देता है, तो फिर भाई इंटेस्टाइन की मसल्स को क्यों नहीं गला रहा है? तो उसके पीछे एक कारण होता है, वहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन की आपकी लेयर पाई जाती है, तो लेयर क्या करती है, उसको प्रिवेंट करती है ना जलाने से, बर्न करने से। ये तो हाइपोक्लोराइड बहुत ही डेंजरस होता है ना, और थोड़ा सा तरल पदार्थ होता है, और कह सकते हैं हम कि एक क्षारीय होता है, और क्षारीय होता है, और दूसरा क्या आ जाता है हाँ, तो जब भी क्या होता है, जैसे कभी आप वॉमिटिंग करते हैं, आप कभी आपने ज़्यादा खाना खा लिया तो एकदम से उपका आया या आपको वॉमिटिंग आया, तो आपके नाक में से, मुंह में से एकदम ऐसा जला जला से लगता है ना क्षारीय, तो वो क्या होता है, पूरी तरीके से आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो कायम में कन्वर्ट होने से पहले ही आपके बाहर आ जाता है ना, कायम में कन्वर्ट ही नहीं हुआ उसके पहले ही वो बाहर आ गया, तो इसकी वजह से वो आपको थोड़ा सा झार टाइप का लगता है ना, जैसे अचार डालते उसमें झार आता है, तो आपको थोड़ा सा झार टाइप का लगता है, नाक से, आपके आँख से एकदम अजीब सा लगने लगता है, तो वो आपका, और आप देखते हैं कि भाई थोड़ा सा येलो येलो या ग्रीन ग्रीन रहता है, तो वो इसलिए रहता है क्योंकि आपका बाइल जूस उसमें मिक्स होता है ना, जब आप वॉमिटिंग करते हो, उल्टी करते हो, तो उसमें क्या रहता है, बाइल जूस आपका मिक्स होता है, वो कायम में कन्वर्ट नहीं हुआ, आपका स्टूल में कन्वर्ट नहीं हुआ है, उसमें क्या रहता है, आपका ग्रीन इसलिए होता है, कभी बाइल जूस मिक्स रहता है, और येलो इसलिए होता है क्योंकि उसमें बिलिरुबिन मिक्स रहता है, इसलिए आपका जो फीकल होता है, आपका स्टूल होता है, आपका लेट्रिन पोटी होती है, वो येलो कलर की इसीलिए होती है क्योंकि उसमें बिलिरुबिन मिक्स होता है, जो कि आपके लीवर से सीक्रेट होता है, लीवर से आपका रिलीज होता है, राइट। तो आई होप इतना समझ आया होगा। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो इसके भी अलग अलग पार्ट होते हैं, मैंने बताया, जैसे कि ड्यूडेनम, ज्यूजेनम और इलियम। ऊपर का जो पार्ट होता है ड्यूडेनम, फिर इधर का जो पार्ट होता है ज्यूजेनम, और ये इलियम, है ना। तो ये क्या करता है, अभी इसके बारे में भी जानेंगे। उसके पहले हमने लीवर में देखा, लीवर के अंदर आपके गॉल ब्लैडर होता है, और लीवर क्या करता है, प्रोडक्शन करता है आपके एंजाइम का, रेनिन हो गया, पेप्सिन हो गया, HCl हो गया, हाइपोक्लोरिक हो गया, तो इनको प्रोडक्शन करता है, और बाइल जूस हो गया, जठर ग्रंथि, तो इसको क्या करता है, प्रोडक्शन करने के बाद स्टोर कर देता है आपकी गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर एक आपकी एक कैविटी होती है, छोटी सी, एक कह सकते हैं हम कि कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर क्या होता है, आपका बाइल जूस का और जो भी आपके एंजाइम उसका स्टोरेज होता है, और जब भी जरूरत पड़ती है, जैसे ही खाना आता है आपको, तो वो क्या करता है उस समय एट द टाइम, तो वो रिलीज कर देता है आपके ड्यूडेनम से कनेक्ट होता है, वहां पर वो रिलीज कर देता है। ऐसे ही आपका पेनक्रियास होता है, जैसे कि आपका पेनक्रियाटिक जूस हो गया, है ना, ट्रिप्सिन हो गया, काइमोट्रिप्सिन हो गया, ये एंजाइम आपके किससे, पेनक्रियास से रिलीज होते हैं। ये कैसे होते हैं, आपके एल्कलाइन इन नेचर के होते हैं। अब एल्कलाइन इन नेचर के तो ये होते हैं, और एल्कलाइन इन नेचर के होने के बाद क्या रहता है, जो खाना आता है आपका स्टमक के यहाँ, तो पूरा एल्कलाइन इन नेचर का रहता है, पर जैसे ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन के एंटर करता है, किसमें, ड्यूडेनम के बाद ज्यूजेनम में, तो इनको क्या रहता है भाई, ये इनका मतलब कि हम कह सकते हैं एल्कलाइन जो रहता है उससे को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती, नहीं भाई एल्कलाइन मुझे नहीं चाहिए, डाइजेस्ट मेरे से नहीं हो पाएगा, तो ये क्या करता है, ये जो जूस होते हैं उसको कन्वर्ट करके एसिडिक में बदल देता है ना, एल्कलाइन से क्या किया, एसिडिक में बदल दिया। अब एसिडिक में कन्वर्ट कर दिया, एसिडिक में होने के बाद जो आप स्मॉल इंटेस्टाइन इसको आराम से उसको काइम में कन्वर्ट कर देती, तो हम बोल सकते हैं ड्यूडेनम तक आके वो थोड़ा सा काइम में कन्वर्ट होता है, और ज्यूजेनम इसको थोड़ा सा फैलाव देती, फैलाव मतलब उसको थोड़ा सा हेल्प हो सके फर्दर उसको डाइजेशन में, आपके काइम को ना, एक ऐसा जिग हो गया, अब जैसे हम घर में चावल वगैरह साफ करते तो उनको थोड़ा थोड़ा ऐसे फैला देते हैं ताकि वो इजीली दिख जाए, तो ऐसे ही क्या करती है हमारी माताएं, चावल साफ करती हैं, तो ये थोड़ा सा उसको फैलाव देती है ना, ताकि उसमें मूवमेंट हो सके और वो जल्दी से फर्दर डाइजेशन के लिए हो जाए। अब यहाँ तक जो आपका फूड आ गया, इसको हम क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं, राइट। अभी तक ये पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ है। उसके बाद आ जाएगा आपका इलियम। इलियम में क्या होता है, थोड़ी छोटी छोटी सीलिया प्रेजेंट होती है ना, बिलाई, जो क्या करती है, खाने को फर्दर मूवमेंट करती है, और एब्जॉर्प्शन इधर से शुरू हो जाता है, बिलाई क्या करती है, फर्दर उसको मूव करती है,
और यहाँ तक आते आते खाना आपका पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है, पूरी तरीके से यहाँ पर इसका पाचन हो जाता है। सिर्फ यहाँ पर क्या क्या बच जाता है आपका, विटामिन हो गया, H2 हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सारी चीज़ें नहीं बच जाती क्योंकि इनका डाइजेशन नहीं होता। पर जो हार्ड चीज़ें हैं जैसे कि प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, तो ये चीज़ों को क्या करना पड़ता है, बस इनको पहले ही डाइजेस्ट हो जाते हैं। अब बच जाता है क्या आपका H2O वाटर, जिसको एब्जॉर्ब होना रहता है, मिनरल्स खनिज जो है उनको एब्जॉर्ब करना रहता है, और विटामिन जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, एब्जॉर्ब मीन्स अवशोषित होते हैं, उनको सोख लेती है वो, राइट। तो इस तरीके से इसका जो प्रोसेस है वो चलता है। अब इसके भी 3 पार्ट होते हैं आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के भी, और कैसे वो एनस तक पहुंचता है इसके बारे में भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। पेनक्रियास होता है वो 12 से 1500 ml आपका पर डे जूस सीक्रेट करता है, जिसको हम बोलते हैं पेनक्रियास्टिक जूस, जो कि आप कलर लाइक्स होता है, जिसमें पेप्सिन होता है आपका। पेनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये सारे इसके अंदर होते हैं, राइट। और लीवर एंड गॉल ब्लैडर, लीवर और गॉल ब्लैडर से जो आपका सीक्रेट होते हैं, जिसमें आपका HCl हो गया, रेनिन हो गया, पेप्सिन हो गया ना, हाइपोक्लोरिक एसिड हो गया, बाइल जूस हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी सीक्रेट होती है। अब आ जाता है, अब यहाँ पर क्या छोटी छोटी सीलिया होती है, छोटी छोटी बॉडी होती है जो इनको फर्दर डाइजेस्ट करती, उसको मूव करती और आगे की तरफ प्रोपेल करती, किसकी जगह, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में। अब यहाँ पर आपका काइम जो है कन्वर्ट हो जाता है आपका पूरी तरीके से फीकल मटेरियल में, आपके स्टूल में, है ना, स्टूल में कन्वर्ट हो जाता है और कलर हो जाता है इसका येलो। येलो कलर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर बिलिरुबिन का सीक्रेट होता है जो कि आपके लीवर से होता है। अब यहाँ पर ये पूरा अनडाइजेस्टेड फूड है, जो वेस्ट मटेरियल है वो बच जाता है, वो जाता है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, सिर्फ अवशोषित होता है आपका वाटर का, विटामिन का और मिनरल्स का। इसलिए हम कहते हैं भाई पानी ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक करना चाहिए, कब, खाने के 1 घंटे बाद ही, पहले नहीं ना। क्यों, क्योंकि और ज़्यादा समय तक आपका स्टूल यदि अंदर रहता है तो प्यास भी आपको देखा होगा बहुत ज़्यादा लगती है, सब 2-3 दिन लेटरिन नहीं गए ना, पोटी करने के लिए नहीं गए, तो पानी भी आप ज़्यादा इनटेक करते हो। पानी यदि कम इनटेक करोगे तो हार्ड हो जाता है आपका स्टूल, जो सॉफ्ट नहीं रहता। तो पानी ज़्यादा इनटेक करेंगे तो आपका स्टूल भी सॉफ्ट रहेगा और ईजिली आप डेफिकेट कर सकते हो, आप उसको एक्सट्रेट आउट कर सकते हो जब आप लेटरिन पोटी करने के लिए जाते हो, राइट। तो ये हो, इसकी वजह से क्या रहता है आपका, इजिली आप उसको डेफिकेट कर पाओगे। तो लार्ज इंटेस्टाइन की भी अभी बात करें हम तो इसके भी 3 पार्ट होते हैं, ये वापस में आके आपकी मिल जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में, और आपका जो भी डाइजेस्टेड इनडाइजेस्टेड आपका है फूड वो आ जाता है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में। अब बेटा लार्ज इंटेस्टाइन के भी यहाँ पर 3 पार्ट होते हैं, जो ऊपर की तरफ जा रही है यहाँ से, ये होता है असेंडिंग, असेंडिंग मतलब ऊपर, फिर ये इस तरफ जा रही है, ये होता है इसका ट्रांसवर्स, ट्रांसफर मतलब ऐसे में, असेंडिंग मतलब ऊपर, जो वर्टिकल जा रही है वही असेंडिंग, फिर यहाँ से नीचे आ रही है होती है आपकी डिसेंडिंग, है ना, और डिसेंडिंग के बाद फिर आ जाता है आपका इधर है एनस। अब जहाँ से असेंडिंग कॉलोन होती है यहाँ पर आपका क्या होता है, सीकम होता है ये वाला रीजन, और सीकम के नीचे एक आपका एक प्रोसेस होती है, एक नुकीली सा एक ऑर्गन होता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स, है ना। इसका तो वैसे कोई रोल नहीं होता है, कुछ हद तक डाइजेशन में हेल्प करता है, और जो घास फूस कचरा कूड़ा वगैरह हम जो खाते हैं ना, उसको डाइजेशन में इसका रोल होता है। तो पहले क्या थे, हम लोग आदि मानव थे, जंगलों में रहा करते थे, और कुछ भी जो मिल जाता था वो बटोर के पत्ता पतोड़ी घास फूस सब खा जाया करते थे, है ना, कच्चा मच्चा सब। तो ये क्या करता था, उस समय डाइजेस्ट करता था, है ना, डाइजेशन करता था। और बोलते हैं कि जो आपका दूसरी आ जाती है आपकी, जो वर्टिब्रल में आपकी कोकेक्स होती है, वो थोड़ी सी इंसानों की पूंछ होती है ना, ऐसा लॉ इसमें बताते हैं हिस्ट्री में। तो धीरे धीरे करके वो कम होती गई, तो ऐसे ही इसके भी पूंछ लायक होते हैं छोटा सा। इनका रोल भी इतना ज़्यादा तो कोई डाइजेशन में नहीं होता, कुछ हद तक डाइजेशन में हेल्प करता है। और इसको कभी कभी इसमें इन्फ्लेमेशन होने की वजह से, वायरल इन्फेक्शन की वजह से इसमें साइज इनलार्ज हो जाता है, यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये पेनफुल होता है।
इसको कट करके रिमूव कर देते हैं, इनको बोलते हैं हम अपेंडिक्टोमी, है ना। अपेंडिक्स को कट करके रिमूव करना। ऊपर का जो पार्ट होता है वो इसका सीकम होता है, सीकम के बाद अपेंडिक्स। फिर यहाँ से आप नीचे आ जाओगे, खाना आपका इधर जाता है, फूड इधर जाएगा, फिर ट्रांसवर्स में जाएगा, ट्रांसफर के बाद डिसेंडिंग में, डिसेंडिंग बाद फाइनली आ जाता है आपके रेक्टम में, और रेक्टम के बाद एनस, एनस यहाँ से आपका खाना पास होता है, जो आपका एंड होता है आपकी जीआई कैनाल का, है ना। तो जीआई कैनाल, हम जीआई एलिमेंट्री कैनाल, ये पूरे को बोलते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ना कि सिर्फ इसको, है ना। ये तो आपका ईसोफेगस फूड पाइप है जिसकी 15 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होती लगभग, पर ये ज़्यादा होता है ना। तो इसका हम देखते हैं। तो पहले जाता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में, जाएगा असेंडिंग में, ट्रांसवर्स में, डिसेंडिंग में, और फाइनली आपके एनस से आप डेफिकेट करते हो, पोटी जाते हो, तो वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ केसेस में यहाँ पर इसकी जो मसल्स है वो एक्स्ट्रा यहाँ पर टिश्यू का अंदर फॉर्मेशन हो जाता है, किधर, आपके एनस के रीजन पर, तो जिसको हम बोलते हैं मास फॉर्मेशन होना, जिसको हम बोलते हैं हेमरॉइड या एनल फिशर। फिर आपको जब भी आप जाते हो पोटी करने के लिए, डेफिकेट करने के लिए, तो वहाँ पर आपको ब्लीडिंग होती है और आपको एक्सेसिव पेन होता है ना। तो यही इसका टोटल हमने इसके बारे में जाना है, एक एक करके ये सारी चीज़ों के बारे में, और हम अगले लेक्चर में पूरा डिटेल में हम इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बक्कल कैविटी क्या होता है, इस आपका पेनक्रियास का क्या रोल होता है, लीवर क्या होता है ना, और स्टोमक क्या है, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा और हम इनके बारे में डिस्क्राइब कर लेते हैं आने वाले लेक्चर्स में। तो इसका मेन फंक्शन होता है, वैसे मैंने आपको कल बता दिया था, एक बार और बता देता हूँ। सबसे पहले आ जाता है इंजेशन, है ना, फूड को इनटेक करना, इट इज नोन एज इंजेशन। उसका बाद हो गया मैकेनिकल डाइजेशन। इसमें क्या होता है, फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड सच एज च्यूइंग, है ना, च्यूइंग। जब आप च्यूइंग कर रहे हैं, उसको आप चबा रहे दांत से, कुतुर देते हो दांतों से, है ना, ये क्या हो गया आपका बेटा, स्विमिंग, है ना। ब्रेक डाउन करना, आपको फिजिकल ब्रेक डाउन करना आपके फूड को, सच स्विमिंग, है ना, चबाना। ये किस में आ जाता है आपका मैकेनिकल डाइजेशन। फिर केमिकल डाइजेशन में क्या आ जाता है, एंजाइमेटिक ब्रेक डाउन ऑफ द फूड इनटू एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल्स। अब इसको छोटे छोटे एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल्स में मिक्स करना, जैसे कि आपका एंजाइम हो गया, रेनिन हो गया, पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, सलाइवा हो गया, म्यूकस में मिक्स हो गया, इसको हम बोलते हैं केमिकल डाइजेशन। फिर आ जाता है सीक्रेशन। सीक्रेशन मतलब रिलीज ऑफ द डाइजेस्टिव जूस एंड एंजाइम। सीक्रेशन क्या होता है, रिलीज करना, डाइजेस्टिव जूस हो गया, एंजाइम हो गया, जैसे बाइल जूस हो गया, जटर जूस हो गया ना, इसको रिलीज करना। फिर एब्जॉर्प्शन, अपटेक न्यूट्रिएंट इनटू द ब्लड स्ट्रीम ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, आपने जो भी फूड लिया, मेटाबोलाइज होने के बाद उसका एब्जॉर्ब होता है, जो भी न्यूट्रिएंट हैं उनको क्या करता है, लिम्फेटिक सिस्टम उसको एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद आपका जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें उसको शेयर कर देता है, उसको सेंड कर देता है। एक्सक्रिएशन, एलिमिनेशन ऑफ द इनडाइजेस्टिबल सब्सटेंस। एक्सक्रिएशन जो आपका बचा हुआ है, इनडाइजेस्टिबल मटेरियल बचा है, एंड प्रोडक्ट बचा है, उसको बॉडी से बाहर रिमूव करना, रिलीज करना, पोटी करना, डेफिकेट करना, इट इज कॉल्ड द एक्सर्शन, राइट। चलिए, तो अदर इसका फंक्शन आ जाता है रेगुलेशन, जो कि आपके रेगुलेट करता है न्यूट्रिएंट का यूटिलाइजेशन और वेस्ट का एलिमिनेशन। तो आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे आज के लेक्चर में। इसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते। तो आज हमने देखा आपका जीआई ट्रैक्ट के बारे में, क्या क्या इसका फंक्शन होता है उसके बारे में हमने देखा, कौन कौन से ऑर्गन इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, कौन कौन सी ग्लैंड इसके अंदर आ जाती है, उसके बारे में हमने देखा। आपका पूरा जीआई ट्रैक्ट के बारे में हमने अभी डिस्क्राइब किया, क्या क्या होता है आपका माउथ से लेकर के ओरल बक्कल कैविटी से लेके एनस तक के बारे में हमने जाना, स्टोमक के बारे में जाना, इसोफेगस के बारे में जाना, इसका एनाटॉमी के बारे में जाना, इसके फिजियोलॉजी के बारे में भी हमने यहाँ पर जाना, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में भी हमने समझा, क्या केमिकल प्रोसेस होती है, किस किस चीज़ का डाइजेशन होता है, कैसे इनका ट्रांसफर होता है, कैसा एब्जॉर्ब होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने समझ चुके हैं। तो आज के लेक्चर के लिए फिलहाल इतनी, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, देखते रहिए।